अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाज़िर हुए हैं आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस का सेशन लेकर। इस क्लासेस में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं की है और अब वो चाह रहे हैं कि हमारे पेपर जो आने वाले हैं उनमें टाइम कम है लेकिन ये टाइम काफ़ी है तैयारी करने के लिए। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें। तो मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेकर। आज की वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द एजेंडा ऑफ टुडे। देखिए, हमारा जो एजेंडा है आज का वो है इंट्रोड्यूस करवाना आपको। किस किस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाना, तकरीबन 5 चीज़ों से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि मैं आपको फर्दर बताता हूँ। देखें, एक तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ कराऊंगा कि मैं कौन हूँ और मेरे क्या एक्सपीरियंस रहा है और जितनी चीज़ें टीचर के बारे में होती हैं उसको आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा वो है कोर्स, हमारा कोर्स है क्या और हमने पढ़ना क्या है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो है हमारी एग्जामिनेशन स्कीम कि भाई हमने पढ़ तो लिया, कोर्स भी पता लग गया हमें क्या है कि हमारे पास एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर आएगा और किस तरीके से हमें उसको लेके चलना होगा। चौथी चीज़ जो हमारे पास है वो सबसे अहम है कि भाई हमारे पास स्कोप क्या है इस क्लास का, मतलब मकसद क्या है इस क्लास का। और पांचवी चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फ़िज़िक्स है क्या, उसको हम स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं फॉर्मली अपनी क्लासेस का। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं NED यूनिवर्सिटी से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और वहीं से मैंने मास्टर्स किया है मैकेनिकल इंजीनियर में, जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन एनर्जी सिस्टम्स है। ठीक है, मैं तकरीबन 10+ ईयर्स से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए हैं लेकिन मेरा फ़िज़िक्स एक खासा रहा है। ठीक है, तो बहुत लंबे अरसे से मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और जब से ये कोरोना आया, आप देख सकते हैं कि जब ये कोरोना आया तो हमारे पास फ़िज़िकल सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन जो सिस्टम आप अभी मेरे पास वीडियो में देख रहे हैं, ये सिस्टम तकरीबन मैं 10 साल से ज़्यादा इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जब कोरोना आया तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था पढ़ाना, क्योंकि वजह ये थी कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। मेरी तो प्रेजेंटेशंस 10 साल पहले की बनी हुई है और उनको मैं अपग्रेड करता रहता हूँ, तो मेरे लिए तो कोरोना में पढ़ाना और ज़्यादा आसान हो गया। वो इस तरह के प्रेजेंटेशंस जो है वो हमने तैयार की भी थी पहले ही, वो तो हमारी हिस्सा ही थी कोर्स का। हमने उसको बाकायदा तौर पर प्रेजेंट करना शुरू कर दिया स्टूडेंट को और वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। कैसे मैंने प्रेजेंट किया, बेसिकली मैंने फिर क्लासरूम्स बनाए, गूगल क्लासरूम बनाए, उन पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जूम पे मीटिंग के ज़रिए स्टूडेंट को पढ़ाया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सॉफ्टवेयर के ज़रिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया और मेरा जो पढ़ाने का अंदाज़ है बहुत ज़्यादा सिमट गया। लेकिन इसको करते हुए एक चीज़ मैंने महसूस की, वो है वेलफेयर। देखिए, जब हम पढ़ाते थे कोचिंग सेंटर्स में और अभी भी हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 60 से 120 स्टूडेंट्स होते थे। तो वो इतना सारा एक हुजूम होता था जो हमसे मुस्तफ़ीद होता था। उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते थे जो थोड़े डिज़र्विंग होते थे और जैसे कह रहे होते हैं फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहे होते थे, तो उनके लिए मैं ये करता था कि उनकी कम फ़ीस कर दिया करते थे हम लोग, या फिर उनको किसी तरीके से हम स्कॉलरशिप दे के फ्री में अलाउ कर देते थे। लेकिन अब जब से कोरोना आया है, ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है और मैं फील करता हूँ वो स्टूडेंट बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है जब कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं तो तभी वो आईडीज़ बनती, तभी मामलात बनते हैं। और जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है तो ये चीज़ें फ़िज़िकली जो है ना बहुत मुश्किल और बाईद हो गई हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है ना पढ़ाना मेरा सबसे ज़्यादा मकसद है इन वीडियोज़ में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एफिलिएशंस क्या है और मेरी एसोसिएशंस क्या हैं। तो देखिए, मैं 10+ ईयर से पढ़ा रहा हूँ और आप समझ सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कितना होगा। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो आप छोटे से बच्चे होंगे, तो मेरा जो पढ़ाने का तजर्बा है वो 1 दिहाई से ज़्यादा पे मुहित है। मैं बेसिकली अभी जो खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ वो ये है कि मैं सर आदम जी कोचिंग सेंटर में डायरेक्टर हूँ, मैं NED ग्रेड्स में डायरेक्टर हूँ और मुख्तलिफ दूसरे इंस्टीट्यूट में जिनको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया उनमें डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो मैं एक तवील अरसे से पढ़ा भी रहा हूँ और तवील अरसे से 6-7 साल से तकरीबन मेरे अपने कोचिंग सेंटर्स भी हैं जिसका मैं ओनर हूँ, और इसके साथ साथ और कोचिंग सेंटर में मैं डायरेक्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि भाई मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ। देखिए, मेरा पढ़ाना एक शौक़ रहा है, एक पैशन रहा है और जिसे कहते हैं ना एक जुनून रहा है, और इसीलिए मैंने प्रोफेशन इख्तियार किया है। जैसा कि आप को मैंने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैंने जो है ना खिदमत अंजाम दी हैं इस शोबे में भी और दे रहा हूँ। बेसिकली मैं अभी मैनेजर हूँ एक कंपनी में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट्स का।
तो इसलिए मुझे कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की मुझे इस हवाले से कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत स्टेबल हूँ, लेकिन मकसद ये है कि स्टूडेंट्स की हम भलाई करें। अच्छा, मेरे ख़्याल में भलाई का तस्वुर कैसा आया, जब हम लोग छोटे थे, आपकी तरह मैं एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था, तो उस वक़्त मुझे बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छे टीचर्स मिले और मेरी बगैर किसी मेहनत के टीचर्स मिले। अल्लाह ने वो नेमत दी मुझे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। और जब मेरा एडमिशन का टाइम आया तो पाकिस्तान तो क्या, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो सकता था। बहरहाल फिर मैं कराची का रिहायशी हूँ और कराची में मेरी रिहाइश है, तो इसलिए मैंने NID यूनिवर्सिटी को प्रेफर दिया, जो कि मेरे घर से करीब थी और उसके साथ साथ मैं अपना ये फ़रीज़ा भी अंजाम दे सकता था टीचिंग का। अगर मैं यहाँ से ग़ुलाम इसहाक़ खान चला जाता, या फ़र्ज़ करें बाहर मेरा एक बड़ी जैसे ख्वाहिश थी मैसेजेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने की, जो कि MIT कहलाता है, इस वजह से जो है वो मैंने अपने इस शोबे की वजह से, टीचिंग की वजह से, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, OA लेवल्स की टीचिंग की वजह से मैं उस तरफ नहीं गया, बल्कि मैंने इसी अपने कैरियर को परसू करने के लिए मैंने जो है ना वो वहाँ एडमिशन नहीं लिया, बल्कि यहाँ पर मैं पढ़ाता रहा। ठीक है, तो मेरा मकसद ये होता है कि स्टूडेंट मुझसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। वो स्टूडेंट जो बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, वो भी मुस्तफ़ीद हों, और साथ ही वो स्टूडेंट जो कम पढ़ते हैं या थोड़ा सा कहीं पर उनकी लैकिंग है सब्जेक्ट में, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैं इस तरह सब स्टूडेंट्स को लेके चल रहा होता हूँ। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपनी मेंबरशिप के बारे में कि सोसाइटीज़ में मेरी मेंबरशिप क्या है। तो देख सकते हैं एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, जो बाकायदा क़ानूनी इदारा भी है, जिसकी बाकायदा असम्बली में भी जिसका आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, या जिसे कहते हैं शिक़ आइनों में और शिक़ में जिसका हिस्सा मिलेगा, वो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। उसका मैं एक बहुत एक्टिव मेंबर हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर पाकिस्तान का मैं एक मेंबर हूँ। और इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से ASME और ASHRE हैं, इनका भी मेंबर हूँ। ठीक है, ये अमेरिकन सोसाइटीज़ हैं, तो इनका मैं मेंबर हूँ। ठीक है, तो ये मेरे बारे में है। तो सिंपल अगर मैं अपने आप को शॉर्ट डाउन करूँ तो मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद सिद्दीकी है। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और फिर इंजीनियरिंग में मास्टर्स भी किया है NID यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। इस वक्त मैं मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट में एज ए डायरेक्टर भी खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ, साथ में एज ए प्रोफेसर भी फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, और छोटी मोटी वर्कशॉप वगैरह केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री के कोर्सेज भी मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन बेसिकली मेरा जो खासा है वो फ़िज़िक्स है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी जो एफिलिएशन है या मेरी जो एसोसिएशन आप कहें, वो है एक मल्टीनेशनल कंपनी से, जहाँ पर मैं मैनेजर हूँ इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, तो ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, जो कि है कोर्स का। तो कोर्स के इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो देखें, हमारे पास जो है वो 10 चैप्टर्स हैं कोर्स के अंदर ना। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो 10 चैप्टर्स हैं कोर्स के अंदर, वो एक जैसा वेटेज नहीं रखते, यानी एक जैसे मार्क्स नहीं रखते पेपर में आने के लिए। ना ही ये है कि जिस सब्जेक्ट जो चैप्टर बहुत बड़ा है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जो बहुत छोटा है उससे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। यानी उनकी जो मासेज हैं या जिनका जो वेट आप कह लें, उसके हिसाब से जो है ना, या जितना कंटेंट है उनमें, सही लफ्ज़ जितना उनमें कंटेंट है, तो उसके लिहाज से भी पेपर नहीं आ रहा होता। तो मुख्तलिफ क्या नाम है, माइंड सेट के तहत पेपर बनाया जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा पोर्शंस के लिहाज से डिवाइड करेंगे ना अपने चैप्टर्स को, यानी एक जैसी चीज़ों को एक साथ यकजा करेंगे, तो मेरे पास तकरीबन कोई ये कैटेगरीज बनेंगी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है द स्कोप ऑफ फिज़िक्स, और बेसिकली ये एक फ़िज़िक्स के स्कोप को डिफ़ाइन करता है। क्या मतलब फ़िज़िक्स के स्कोप को डिफ़ाइन करता है? फिज़िक्स के स्कोप को डिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मिसाल लें कि अगर आप एक घर बना रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट है आपका कि आपने घर बनाना है या घर बनाया लेना है, चले हम मान लेते हैं घर बनाना है। तो अगर हम एक घर बना रहे हैं तो उसका स्कोप होगा ना, उसका कोई मकसद होगा। उसका मकसद ये होता है कि आप उसमें रिहाइश इख्तियार कर लें। ठीक है, तो ये इसका पर्पज़ है। 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, तो आपकी ऑक्यूपेंसी वहाँ पर नहीं है, तो आप उसको किराए पे दे दें, तो ये स्कोप है इसका कि आप उसमें रहेंगे और उसको किराए पे देंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसी जगह है जो कि कमर्शियल स्ट्रीट है, तो उसमें आप दुकानें भी निकाल लेते हैं, तो उसमें कोई कमर्शियल काम हो सकता है, तो उसका स्कोप और बढ़ जाएगा। तो पहले चैप्टर में हम फिज़िक्स के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये स्कोप के बारे में और फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में रिवॉल्व करता है, कि अराउंड रिवॉल्व करता है ये। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो है हमारे पास वो है वेक्टर्स का, जिसमें बहुत डिटेल्ड किस्म का वेक्टर है और उसकी हमें डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ, और चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 7 तक एक ब्रांच है फिज़िक्स की जिसका नाम है मैकेनिक्स।
ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक हम मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली चैप्टर 3 मोशन इन 1 डायमेंशन है, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन है, फिर स्टैटिक्स का एक चैप्टर है, फिर ग्रेविटेशन का है, उसके बाद जो है हमारे पास एक वर्क का चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी का एक चैप्टर है। तो ये सब का सब जो है वो आता है मैकेनिक्स के अंडर, तो हम इसको स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 8 आता है। तो शायद आपने याद हो, आपको आपने चैप्टर में एक वेव मोशन के नाम से एक चैप्टर पढ़ा था, वेव मोशन के नाम से, अगर आपको याद हो, साउंड भी इंक्लूड था, वेव मोशन एंड साउंड के नाम से आपने एक चैप्टर पढ़ा था। तो बेसिकली ये वही चैप्टर है लेकिन एडवांस फॉर्म में, और मज़ीद बेहतर करके और बहुत ज़्यादा खूबसूरत करके ये चैप्टर हम जो है ना स्टडी कर रहे होंगे। तो यानी उसकी एक एडवांस फॉर्म है, और मज़ीद उसमें डिटेल्स है तो पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 बेसिकली नेचर ऑफ द लाइट को डिस्क्राइब कर रहा होता है। आप लोगों ने मैट्रिक में भी नेचर ऑफ द लाइट को पढ़ा था चैप्टर नंबर 15 में, लेकिन बहुत लिमिटेड पढ़ा था। यहाँ पर हम बहुत डिटेल में लाइट की नेचर को स्टडी कर रहे होंगे और लाइट को समझ रहे होंगे, तो उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब ये आएगा तो आप रियली बहुत इन्जॉय करेंगे। फिर इसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो है बेसिकली ऑप्टिकल फिजिक्स के बारे में है। और जैसे कि आपने याद होगा कि आपने लेंसेज वगैरह पढ़े थे, तो इसमें लेंसेज वगैरह की इंफॉर्मेशन है, ऑप्टिक्स की इंफॉर्मेशन है, जो कि हम बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। और अगेन ये भी बहुत मज़ेदार चैप्टर है, और मैं तो बल्कि फ़िज़िक्स को ही मज़ेदार समझता हूँ। फ़िज़िक्स तो बहुत ही आसान चीज़ है और बहुत मज़े की चीज़ है। आप समझ लें तो आपको बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा इसमें और बहुत मज़ा आएगा। हाँ, यही है कि अगर इसको ये समझ में ना आए तो ये बहुत मुश्किल लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जो चीज़ हमें समझ नहीं आती, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप नहीं होती, तो उसको पढ़ना क्या होता है, फिर वो ज़बरदस्ती का एक हम लोग उसको, वही वाली बात है, जिस तरह आप जो है ना, खाना एक चीज़ है, आप उसके इम्यून सिस्टम आपका उसको क्या नाम है सेटिस्फाई नहीं करता और आप उसको ज़बरदस्ती खाएं तो फिर बदहज़मी होती है, फिर मज़ा नहीं आता। क्योंकि मैं तो भाई ये बताऊंगा कि जब से मैंने फिज़िक्स पढ़ना शुरू की है मुझे बहुत मज़ा आता है, और जब से उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू की, पढ़ाने ही मज़ा आता है और मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और मैं हमेशा कहता हूँ फिज़िक्स बस बहुत आसान है और फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपकी, इतनी आसान चीज़ है। तो लिहाजा फिज़िक्स में कुछ मुश्किल नहीं है, और इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये ऐसे हो जाएगा हमारे जैसे कि जितना आसान एक गिलास पानी का उठा के पीने का है, इस तरह अगर आप मेरे तरीके से चलेंगे और मेरी बातों को मानते हुए चलेंगे और फोकस रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी जितना एक भरा हुआ पानी का गिलास पीना आसान होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास बेसिकली इंटरमीडिएट में 20 चैप्टर्स हैं, और 20 चैप्टर में से 10 चैप्टर फर्स्ट ईयर में है और 10 चैप्टर सेकेंड ईयर में है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम से पहले ही बता दूँ कि हमारे पास जो चैप्टर जो न्यूमेरिकल्स हैं फर्स्ट ईयर में वो ज़रा ज़्यादा है और पेपर में भी बहुत कसीर तादाद में आते हैं सेकेंड ईयर के मुकाबले में। सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल है भी कम और है भी छोटे छोटे। इधर के न्यूमेरिकल थोड़े लेंदी है, मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह दूँ मुश्किल नहीं है, फिज़िक्स मुश्किल नहीं है, तो लेंदी है और मज़ेदार है। बस ये कि क्वांटिटी इनकी ज़्यादा है। जब आप जाएंगे पूरा कोर्स कवर करेंगे और पास पेपर 25-30 ईयर के सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और अब जब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसी के साथ बहुत अच्छी फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की तरफ। देखिए, आप लोग चूँकि पहले भी मैट्रिक में पेपर दे के आए हैं और आपने देखा होगा फिज़िक्स में कि क्या स्कीम होती है, तकरीबन उससे मिलती जुलती स्कीम है, लेकिन थोड़ा सा जब हम सेक्शंस के अंदर जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको पता ही होगा जब इस फिज़िक्स का जो पेपर आता है वो होता है 85 मार्क्स का ना, और पर 15 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के होते हैं, तो इस तरह टोटल मार्क्स यहाँ पर 100 बन जाते हैं। तो 85 मार्क्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रैक्टिकल छोटा सा चंक है जो कि ईजीली हमें मिल जाता है, मतलब ना कॉलेजेस में। कॉलेज वाले थोड़ा बहुत रिजिस्ट करते हैं प्रैक्टिकल वगैरह करो और थोड़ा सा तंग करते हैं, लेकिन एट द एंड वही 14-15 नंबर आ ही जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने खुद आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने एडमिशन लिया था आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में तो मेरा नाम टॉप 10 में था, यानी कराची के टॉप 10 स्टूडेंट में था जब मैंने एडमिशन लिया था उधर। तो उधर भी हमारे में फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में दोनों क्लासेस में तमाम प्रैक्टिकल में मुझे पूरे पूरे नंबर मिले थे, और टफ़ इन्वायरमेंट था लेकिन मुश्किल नहीं होता इतना बेटा, आसानी से नंबर आ जाते हैं। बस ये कि आप कोशिश करेंगे कॉलेज में जाकर प्रैक्टिकल अटेंड कर लें, तो ये ज़रा थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है।
तो ये कि इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल होंगे तो प्रैक्टिकल की थ्योरी जो है ना वो मैं आपसे फिज़िक्स की डिस्कस कर लूँगा। अगर आप थ्योरी इसकी समझ गए ना तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती। कुछ जगहों पर आप इजीली जो है ना उसको बस समझ के चले आएँ। मिसाल के तौर पर आपको कुछ वैल्यूज़ निकालनी होती है, आपको वो वैल्यू पहले से पता हो और बैक फार्मूले से आप रिटर्न फार्मूले से या रिवर्स डेरिवेशन से आप जो है वो उसको निकाल सकते हैं। तो वो वक्त आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा प्रैक्टिकल। जबकि 85 मार्क्स का जो पेपर है ये बहुत बड़ी वेटेज रखता है पेपर में 85%, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पेपर में हमारे पूरे पूरे नंबर हैं। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ फिज़िक्स है बहुत आसान। जब मैं कह रहा हूँ फिज़िक्स बहुत आसान है तो इसका मतलब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे हैं आप लोग एक तरह से एक रिश्ते से, क्योंकि टीचर एक रूहानी बाप होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके इसमें पूरे नंबर आएँ। ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। दूसरे सब्जेक्ट में आप मेहनत करें, यानी मैं ये चाहता हूँ कि आप इस सब्जेक्ट में मेहनत भी कम करें, मैं आपको इस तरह लेके चलूँ और मार्क्स भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसमें जो 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए जो है हमारे पास वो MCQs का है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास आता है कि भाई आपके पास सिंपली ये होता है कि 3-4 ऑप्शंस होते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उन 4 ऑप्शन में से आपने एक को सिलेक्ट करना होता है, उसमें सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपली देखना, फिज़िक्स में इतना कोई मुश्किल नहीं है। वैसे मैं इंशाल्लाह मुझसे पढ़ के आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हो जाएगी कि मुश्किल से मुश्किल MCQs हो आप फ़ौरन तौर पर उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि मुश्किल नहीं है फिज़िक्स, मुश्किल हम समझते हैं सिर्फ। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। तो दूसरी खुशखबरी मैं आपको ये दूँ कि अगर आप 30 ईयर्स के जो है MCQs स्टडी कर लेंगे तो तकरीबन सारे के सारे वही रिपीट हो रहे होते हैं ना आगे पीछे, तो कोई ख़ास चेंज नहीं आता। बहुत से बहुत वैल्यू चेंज कर देते हैं किसी चीज़ की, या थोड़ा सा टर्न करके पूछ लेते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन बी की तरफ। ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा नंबर रखता है, और ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है। इस सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का मतलब क्या होता है, इसमें क्या चीज़ होती है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, मतलब क्या चीज़ें इसमें निकलती हैं। तो इसमें बेसिकली निकलती हैं 3 चीज़ें। एक तो न्यूमेरिकल्स निकलते हैं, एक साइंटिफिक रीजन निकलते हैं, और एक शॉर्ट डेरिवेशन निकलती हैं। इन तीनों चीज़ों में से जो सबसे प्यारी चीज़ होती है वो होती है साइंटिफिक रीज़न, कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, उसकी साइंसी बुनियाद क्या है, उसकी मतलब प्रैक्टिकली वो कैसे हो रही है, ये बताना होता है हमने। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बेटा मैं बड़ा ऑनेस्ट होकर और बता रहा हूँ कि इसमें नंबर नहीं मिलते। बहुत से टीचर्स होते हैं जो पेपर चेक कर रहे होते हैं, वो अगर ये फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे रेगुलर पैटर्न 4 नंबर का होता था, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर 1.5 नंबर ऐसे दे रहे होते थे, क्योंकि उनको अपनी मर्ज़ी का जवाब नहीं मिलता था। तो कुछ लोग कुछ चेक करने वालों की मेथोडोलॉजी होती है, वो कहते हैं जो हम समझ रहे हैं ना वही होना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि साइंटिफिक रीज़न अटैम्प्ट ही ना करो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता तैयारी नहीं करो, तैयारी करनी है आपने अच्छी सी, और जब आपके पास कोई रास्ता हमने बंद नहीं करना। तो मैं कहूँगा पेपर में प्रेफर करेंगे कि आप साइंटिफिक रीज़न ना करें। मैं भी कराऊँगा आपको साइंटिफिक रीज़न, लेकिन आप प्रेफर करिएगा कि आप ना करें पेपर में साइंटिफिक रीज़न। आपकी कोशिश ये हो कि आपने करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, और फिर न्यूमेरिकल के बाद अगर कोई बच रहा है तो वो डेरिवेशन से आप उसको कवर कर लें। ठीक है, फिर आता है सेक्शन सी हमारा। सेक्शन सी बहुत अच्छा सेक्शन है। इसमें तो आती ही डेरिवेशन है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन एक डेरिवेशन के साथ जोड़ दे, कोई डेफिनेशन जोड़ दे तो बस वो है, वरना डेरिवेशंस इस सेक्शन में आती हैं। और इंशाल्लाह जब हम डेरिवेशन करेंगे तो आप जो है वो डेरिवेशन को याद नहीं कर रहे होंगे बल्कि समझ रहे होंगे, और आपको बड़ा मज़ा आएगा डेरिवेशन करते हुए ना। तो ठीक है, तो ये बहुत हमारे लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा डेरिवेशन का भी। तो लिहाजा अब यहाँ पर जो मैंने स्कीम आपको बताई इससे साफ वाज़ेह है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। MCQs आपके सामने हैं, हम जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, वरना फिर ये है कि आपको 30 ईयर्स से मिल जाएगा। सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स हम समझ लेंगे क्लास के अंदर अच्छे से तो वो हो जाएंगे, डेरिवेशन भी हम समझेंगे तो सेक्शन सी और सेक्शन बी की दोनों की डेरिवेशन ईजीली हो जाएगी। ठीक है, ये होगा इस एग्जामिनेशन स्कीम। अब ये बात है कि हमारा हम जो ऑनलाइन क्लासेस लेने जा रहे हैं इनका स्कोप क्या है, मतलब इनका मकसद क्या है। ठीक है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि देखें, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं इंस्टीट्यूट्स का डायरेक्टर हूँ और मुझे शौक़ है पढ़ाने का, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, और शौक़ के अलावा मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर भी मैं इसके लिए टाइम निकालता हूँ। उसकी वजह यह है कि इंसानियत की फ़लाह व बहबूद करना है, आप लोगों को एक सीढ़ी चढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं ये कर रहा होता हूँ।
देखिए हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहता है कोई ऐसे काम करे जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे उसकी ज़िंदगी का मकसद बने। तो मेरे लिए जो पढ़ाना है ना, वो मैं समझता हूँ कि आप मैं हैं और मैं आप हूँ। ज़ाहिर सी बात है, कल आप मेरा नाम लेंगे, आगे जाएंगे, या अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा तो आप मेरी दुआ करेंगे, तो इस तरह मैं आपसे हो गया, और जब आप मुझसे पढ़ रहे होंगे तो आप मुझसे हो जाएंगे, तो हम एक दूसरे से हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई लोगों को फ़ायदा होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और यूट्यूब आपको पता है फ्री चैनल है, ठीक है। तो आप बस किसी के पास भी इंटरनेट हो और कोई डिवाइस हो जिस पे वीडियो प्ले हो सकती हो, तो इजीली वो जो है ना आराम से एक्सेस करके यूट्यूब को मेरे लेक्चर दे सकता है और उसको बड़ा फ़ायदा होगा, और आप ये देखेंगे भी ना, ठीक है। और मैं ओपन टू एवरीवन हूँ, मेरा कोई इस तरह का मामला नहीं होता कि जी मैं अपनी चीज़ें छुपा रहा हूँ, या जैसे होता है लोग मुख्तलिफ करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ कि अपने मटेरियल्स को शेयर नहीं करते, अपनी चीज़ें बताते नहीं। तो मेरी चीज़ें बड़ी ओपन होती हैं। देखिए ये मेरी वीडियोज़ भी ओपन है और मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। तो मैं तो चाहूँगा अगर कोई और भी मुझसे इंस्पायर होकर इस तरह का सेटअप लगाना चाहे तो वो लगा ले, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि मैं आपको ये मकसद, ये सेटअप मैंने आपके फ़ायदे के लिए ही बनाया है, ठीक है। अब मेरे यहाँ देखिए 3 मकसद हैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के। एक तो सबसे पहला मकसद ये है कि फिज़िक्स के कोर्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए आपके पास ना, ठीक है। आपको जो सिलेबस दिया गया है आप बोर्ड ने, वो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए, आपको पूरी तरीके से फिज़िक्स समझ में आ जाए। फिर देखिए एक होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाना, फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि स्टूडेंट को बहुत हाई कमांड हो फिज़िक्स के अंदर, टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट के कंटेंट पर बहुत ज़्यादा कमांड हो और वो एक्सेलेंसी अचीव कर चुका हो। जब ऐसी बात है आप एक्सेलेंसी अचीव करेंगे तो आपकी नॉलेज जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, और इसी तरीके से जाहिर सी बात है आप पेपर में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। और इसके बाद जो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम पेपर में फुल मार्क्स स्कोर करें विदाउट एनी एक्सक्यूज़। यानी जब हम पढ़ भी अच्छा रहे हैं, समझ भी अच्छा रहे हैं, तो हमारे मार्क्स भी पूरे के पूरे आने चाहिए, इसमें किसी किस्म की शॉर्टेज ना हो, कहीं हमारे मार्क्स ना घटें। तो ये मकसद है ऑनलाइन क्लासेस का, जो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो लिहाजा फॉर्मली हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन फिज़िक्स की, ठीक है। अब जब हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे फिज़िक्स की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम समझ लें उन टर्म्स को जो कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन में है, वो टेक्निकल टर्म जो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन में मौजूद है। तो पहली टर्म जो कि टेक्निकल है और फिज़िक्स की डेफिनेशन में मौजूद है वो है मैटर। आप लोग वाकिफ़ होंगे मैटर से, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जो है ना वो आपने मैट्रिक में पढ़ा है, या आपने इंटर में पढ़ा है, या आपने 6 में पढ़ा, 6 क्लास में पढ़ा है, 8 क्लास में पढ़ा है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा आपको पढ़ाना। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ, ये देखिए मेरी जो पढ़ाने की मेथडोलॉजी है, इसमें मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी लेके चलता हूँ। जाहिर सी बात है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के तो पहले ही मार्क्स 98 99 आ रहे होते हैं, उनको हम 100 की तरफ लेके जाते हैं, साथ में वो एक्सीलेंस अचीव करते हैं, और साथ में हम ये करते हैं कि उनको तमाम टॉपिक्स पे ग्रिप हो, और कितनी डिस्क्रिप्शन बन सकती हैं एक कंटेंट की, या एक कोई सब्जेक्ट है, या कोई एक चैप्टर है, या कोई एक टॉपिक है, अगर वो 5 ज़ावियों से समझा जा सकता है, 5 तरीक़ों से समझा जा सकता है, तो वो पाँचों के पाँचों तरीके उसको आएँ, जो उसकी इल्म की प्यास है वो बेहतरीन तरीके से बुझ जाए और उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ये हमारा मकसद होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। जबकि एक स्टूडेंट ऐसा जो 50 60 70 मार्क्स स्कोर कर रहा है, या इसके आस पड़ोस मार्क्स स्कोर कर रहा है, उसके लिए हमारा टारगेट ये होता है कि वो भी 90 और 100 के दरमियान आ जाए, और उसको भी बहुत अच्छी नॉलेज आ जाए। तो दोनों क्लास स्टूडेंट को लेके चलना अहम होता है। देखिए सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट को अच्छा पढ़ा देना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर आप कहेंगे तो वो क्लास में 10 बच्चे ही होते हैं। और मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई बहुत आसमान से आए होते हैं। होता ये है कि उनकी जो पहले की नॉलेज होती है वो अच्छी होती है, मतलब आज से पहले उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा होता है, तो इसलिए वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल उनकी किस्मत का होता है, उनके असातिज़ा का होता है, और उनके पेरेंट्स का भी होता है, और उनके बिहेवियर का भी होता है। जबकि वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा वीक होते हैं या लैग कर रहे होते हैं, इनमें उनका कोई ख़ास कसूर नहीं होता, उनके साथ हालात और वाक़यात ऐसे रहे होते हैं जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाते। अब जैसा जब मैं टीचर आ गया हूँ आपके सामने, अब तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम तो
हर स्टूडेंट को लेके चलते हैं और एक वीक स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से हमारे कोर्स को समझेगा और बहुत आगे बढ़ जाएगा, और जो अच्छा पढ़ रहा है उसके तो क्या कहने। तो दोनों इंशाल्लाह एक दिन आप अगर मैं ये वादा करता हूँ कि अगर एक कम पढ़ने वाला उसको मैं 100 मार्क के करीब तो लेके आऊँगा, लेकिन अगर वो मेहनत करे तो एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ ही तकरीबन वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ने वाला स्टूडेंट तो आप समझ सकते हैं कहाँ जा सकता है मेरे सिस्टम में, और मेरा सिस्टम देख के आपको पता लग रहा होगा कि यही सिस्टम मेरा 10 साल पहले भी मैं ऐसे पढ़ाता था, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरा सिस्टम कितना मॉडर्न है पढ़ाने का, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमें ये समझना है फिज़िक्स की टेक्निकल टर्म्स को, तो हम पहले समझते हैं मैटर को। देखिए, मैटर को समझने के लिए पहले उसकी मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है? जगह घेरे। अब हमारे केस में बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने जगह घेरी हुई है, मिसाल के तौर पे ये स्क्रीन है प्रोजेक्टर की, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इससे जगह घेरी हुई है। ये बोर्ड है, इससे जगह घेरी हुई है। मेरे सामने टेबल, कुर्सी, पंखा, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई, इन्होंने जगह घेरी हुई है। तो ये इसका ये मतलब ये हो गया कि जगह घेर ली, जगह घेरने का ये मतलब निकलता है। तो मैटर की डेफिनेशन ये है कि वो चीज़ जो जगह घेरे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, और दूसरी चीज़ एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर, और उसका मास हो वो क्या कहलाती है? मैटर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन को, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। तो कोई चीज़ जगह घेरे और उसके पास मास हो तो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। अब देखिए, मैं आपको ये क्लियर करूँ कि जगह घेरने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत आसान है। किसी चीज़ ने जगह घेरी हुई है, नहीं घेरी हुई है, इसका पैमाना नापने का तो बहुत आसान है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस बात की कि किसी चीज़ का मास है या नहीं, कैसे पता लगेगा? देखिए, ये भी पता लगाना बहुत आसान है। अगर आप समझते हैं किसी चीज़ का मास है तो इसके लिए ये समझ लें कि अगर किसी चीज़ में ताकत लगाने की सलाहियत हो तो उसका मास होता है। दोबारा रिपीट करना है, किसी चीज़ में ताकत लगाने की सलाहियत हो तो उसका मास होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा किसी चीज़ में ताकत हो तो उसका मास होता है, मैंने कहा किसी चीज़ में ताकत लगाने की सलाहियत हो तो उसका मास होता है। इसकी मिसाल ले लें, अभी PSL चल रहा था तो PSL में आपने देखे होंगे कितने सारे कैचेज़ हुए हैं। तो कभी आपने नोट किया होगा कि हमारे पास जो कैच करने वाले जो फील्डर्स होते हैं या हमारे पास विकेट कीपर होता है, उसने ग्लव्स पहने हुए होते हैं। विकेट कीपर ने स्पेशली ग्लव्स पहने हुए होते हैं ना। क्यों पहने हुए होते हैं? क्योंकि जब बॉल तेज़ी से आती है, वो कैच करता है तो उसको हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत महसूस होती है। जब उसको ताकत महसूस होती है तो उसको कम करने के लिए, जिसे कहते हैं ना, डिमिनिश करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए वो क्या यूज़ कर रहा होता है? ग्लव्स यूज़ कर रहा होता है। इसी तरह आप भी बॉल कैच करें, आपको भी ताकत अपने हाथ में महसूस होगी बॉल को कैच करते वक्त। इस तरह आप और भी कोई चीज़ ले लें, मिसाल के तौर पर अगर एक साइकिल आ रही है, वो आपसे टकरा जाए तो क्या वो ताकत लगाएगी? बिल्कुल ताकत लगाएगी, तो मतलब इसका मास है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, उसका भी मास है, ट्रक है, उसका भी मास है। अब यहाँ पर एक चीज़ और वाज़ेह कर दूँ कि अगर मिसाल के तौर पर एक चीज़ को कांस्टेंट कर लेते हैं, वेलोसिटी को या स्पीड को कांस्टेंट कर लेते हैं, 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से एक साइकिल आ रही है, आपसे टकरा जाए, कुछ आपका ख़ास नहीं बिगाड़ेगी। अगर यही मोटरसाइकिल आ जाए जिसका मास ज़्यादा है तो वो आपके साथ ज़्यादा एक्सीडेंट की जो नौबत है बड़ी आएगी, और अगर गाड़ी आ जाए उसी स्पीड पे तो और बड़ी आएगी, और ट्रक आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब स्पीड सबकी सेम है और ताकत ज़्यादा लग रही है तो ये एक नापने का भी पैमाना बन गया, यानी ताकत ज़्यादा लगा रही है तो इसका मास भी ज़्यादा है। लेकिन साथ में मैंने एक बात बोली आपको, साथ में ये बात बोली कि स्पीड मैंने सेम रखी है। तो जब मैं स्पीड सेम रख रहा हूँ और जब मैं साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार से ट्रक की तरफ जा रहा हूँ तो ताकत बढ़ रही है, तो मास बढ़ रहा है। तो इससे ही समझ में आया कि अगर कोई चीज़ ताकत रखने की सलाहियत रखती है ज़्यादा या ताकत ज़्यादा लगाती है अपने जो है ना कॉलिजन के वक्त पे, तो इसका मतलब ये है कि उसका मास है, और जितना ज़्यादा लगाएगी उतना ज़्यादा मास है। तो एक ही पॉइंट पता लग गया, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कोई चीज़ बताओ इसका मास नहीं है, तो उनका सबसे पहले जवाब आता है हवा। तो मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, में कैसे कह सकते हैं आपके जो है ना वो एयर का मास नहीं है? क्या आपने पहाड़ों पर हवा चलते हुए नहीं देखी? बच्चा तो दूर की बात, बड़ों को वो जो है ना अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो अगर उसमें ताकत नहीं होती तो वो किस तरीके से उड़ा के लेके जाती? तो इसका मतलब हवा में भी जो है वो फोर्स एक्सर्ट करने की, ताकत एक्सर्ट करने की सलाहियत मौजूद है। तो लिहाजा एयर का भी मास है। अब होता ये है कि एक कमरे में आप मौजूद हैं, और जब आप कमरे में मौजूद हैं तो आपके पास हवा कोई इतनी स्पीड से नहीं चल रही होती, इसलिए आपको लगता है कि ये हल्की सी है,
हल्की सी होती भी है, फिर उसके अंदर इतनी मास नहीं लगता। लेकिन जब ये एक जिसे कहते हैं ना लहर की फॉर्म में जब हवा आती है तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ताकत एक्सर्ट हो रही होती है। तो ये ताकत जब बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होती है तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब ताकत लगाने की सलाहियत तो उसका मास होता है। तो सर देखें, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अब आपने सोच सकता है आपके दिमाग में सोच आ रही हो, स्टूडेंट के दिमाग में आती सर ये कंफ्यूज कर रहे हैं, तो भाई बता दें क्या चीज़ है जिसका मास नहीं है, ठीक है, और जगह उसने घेरी भी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप लोग सोचेंगे इस तरह तो कहेंगे यार हर चीज़ ही मैटर है यार, कुर्सी टेबल पंखा प्रोजेक्टर स्क्रीन बोर्ड दरवाजे हर चीज़ ही भाई मैटर है। तो क्या चीज़ है जो मैटर नहीं है? तो आपके इस गिर्द इसी कमरे में मौजूद है, वो है लाइट। देखिए लाइट की जगह घेरी भी है, लाइट बंद कर दें तो क्या होगा, कमरे में अंधेरा हो जाएगा तो वो जगह नहीं घेरेगी। तो लाइट ने जगह घेरी भी है। लेकिन क्या आज तक लाइट की वजह से आपको ताकत महसूस हुई है या आपको लाइट के लगने से चोट महसूस हुई है? जैसे कि आपको एक गाड़ी टक्कर मारे या बाइक टक्कर मारे, हिट करे, तो क्या आपको उस वक्त महसूस होगी? उस वक्त होगी। लेकिन क्या लाइट से कभी महसूस हुई है? और मैं तो गाड़ी चला रहा था, ट्रक चला रहा था 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, लाइट तो चलती है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये तो चलती है 10 किलोमीटर तय करेगी कितने, 1 घंटे में। वो तो इतना ज़्यादा मीटर तय करे, वो तो मीटर किलोमीटर की बात करोगे तो 3 0 और लगा लो, यानी 3 एक्सपोनेंशियल 8 है ना, तो आप कर लो 3 एक्सपोनेंशियल 11 कर लो, 3 एक्सपोनेंशियल 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और वो भी 1 सेकेंड के अंदर 3 एक्सपोनेंशियल 11 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर जाएगी। यानी आप समझ लें अमेरिका यूँ जाएगी और यूँ आएगी लाइट तो। लेकिन कभी आपने महसूस किया कि उसने ताकत लगाई हो? देखें ये जो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो कि नेगेटिव किस्म के होते हैं और गलत एक्टिविटी से मुलव्वस होते हैं, तो आपने देखा होगा बम धमाके होते हैं, उनमें वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी बॉल्स डाल देते हैं बम के अंदर। जब बम एक्सप्लोड होता है तो बहुत तेज़ी से वो बॉल्स है बहुत स्पीड के साथ जाके वो लोगों को लगती हैं और वो उनके जिस्म की क्या हो जाती हैं, आर पार हो जाती हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो वेलोसिटी है इसका किरदार कितना ज़्यादा है। यानी यही दो चीज़ें हैं ना जिस पे डिपेंड कर रही होती है ताकत, तो मास पे और वेलोसिटी पे। तो जब वो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना तो वो जिस्म को आर पार कर जाती है, वो हल्की सी छर्रे की गोली, समझ रहे हैं आप, जो छर्रा कहते हैं ना, लोहे का छर्रा हल्का सा, वो आर पार कर जाता है। तो लाइट की तो क्या स्पीड है, अगर इसका 0.000000001 मास भी होता तो हम लोगों से कोई ज़िंदा नहीं होता, हम लोग मर चुके होते। तो बातें समझ में आ गया आपके कि लाइट जगह घेरती है लेकिन उसका मास नहीं है, तो लिहाजा लाइट मैटर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? लाइट एनर्जी है, जगह समझ में आई? तो मैटर पता लग गया आपको क्या होता है? मैटर वो होता है जो जगह घेरे और जिसका मास हो। तो दोनों बात क्लियर को समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो कोई मसला नहीं है, आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से सुन लें पीछे करके, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। लेकिन जितना मैंने समझाया मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जी हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। दूसरी चीज़ ये है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या चीज़ है? ठीक है, तो एनर्जी के बारे में मैं बताऊं क्या होता है। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। देखिए, या काम करने को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक जैसी ही बात है। तो देखिए आपने देखा होगा कि आम जिंदगी में हर चीज़ हर काम को हम काम कह रहे होते हैं। भाई फारिग बैठना भी एक काम ही होता है, बोलना भी एक काम ही होता है, भागना भी एक काम होता है, लेटना भी एक काम होता है, ना कुछ करना भी एक काम होता है और सोचना भी एक काम होता है। लेकिन फिज़िक्स में हम ऐसे काम को नहीं मान रहे होते, हम साइंटिफिक वर्क को वर्क मान रहे होते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है ना हम क्या करते हैं, हम बल्ब जला लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है वो हम क्या नाम है, ये प्रोजेक्टर मैंने चलाया हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इस तरह जो है ना हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पंखा चला लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम एसी चला लेते हैं और उससे ठंडक ले लेते हैं। तो इनमें काम करने की सलाहियत है, तो लिहाजा ये एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इस तरह आप देखते हैं कि आपके पास जो विंड होती है उसमें एनर्जी होती है जो कि विंड एनर्जी कहलाती है। उससे हम बहुत सारे काम ले रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, टरबाइन लगाते हैं विंड में, और वो जो विंड होती है उसकी स्पीड से वो टरबाइन के ब्लेड मूव करते हैं, और जब टरबाइन के ब्लेड मूव करते हैं तो रोटर घूमता है, और रोटर घूमने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ज़रिए एनर्जी जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो लिहाजा ये जो विंड थी ना, इसमें क्या थी, एनर्जी थी। ठीक है, इसी तरीके से ये आपने देखा होगा पंचक्कियाँ कहलाती हैं। अगर आप कहीं गांव देहात की तरफ जाएं या सफ़र करें अंदरूनी पंजाब का या अंदरूनी सिंध का, तो आपको नज़र आएगा
के मिल्स लगी हुई हैं, आटे की फ्लोर मिल्स लगी हुई होती हैं, उनमें जो चक्की पीसी जा रही होती है और विंड के ज़रिए पीसी जा रही होती है। वो बहुत बड़ा सा एक फ़ैन टाइप लगा हुआ होता है, वो जब घूमता है तो चक्की चलती है, और जब चक्की चलती है तो उसमें आटा हमारे पास पिस रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक उसमें एनर्जी होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक अब और कोई भी मिसाल आप ले सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन की तरफ। एक दोबारा ओवरव्यू दूँ, जो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो वो कहलाती है मैटर, और वो चीज़ जिसमें काम करने की सलाहियत हो वो क्या कहलाती है, एनर्जी। ठीक है, तो फिज़िक्स क्या है हम देख लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन दैम। तो फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। आपको बता दिया मैंने मैटर क्या होता है, मैटर को हम स्टडी कर रहे होते हैं। फिर क्या स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं कि एनर्जी क्या है, कैसे है और क्यों है, उसके क्या फिनोमेनास हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या गवर्निंग चीज़ें हैं उसकी, उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। और लास्ट में क्या स्टडी कर रहे होते हैं, एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन दैम, उनके दरमियान जो इंट्रैक्शन हो रहा होता है मैटर और एनर्जी के दरमियान, वो स्टडी कर रहे होते हैं। देखिए, मैटर का स्टडी आपको क्लियर है, एनर्जी की स्टडी आपको क्लियर है। इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, आप ऐसे समझे कि जैसे मैटर और एनर्जी जब एक दूसरे के आमने सामने होती है, एक दूसरे के साथ मिलती है, एक दूसरे से इंट्रैक्ट करती हैं, तो उसकी स्टडी को भी हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पंखा है, पंखा एक मैटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। जब इलेक्ट्रिसिटी हम पंखे को देते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है, तो इन दोनों चीज़ों का क्या हो गया, एक मिलाप हो गया। जब इन दोनों चीज़ों का एक मिलाप हो गया तो इससे क्या हुआ, आप समझ सकते हैं, पंखा चल गया, हवा आना शुरू हो गई, तो इसको भी पढ़ना फिजिक्स है। ठीक है, इसी तरह एक स्त्री है। ठीक है, एक स्त्री है, उसमें क्या होता है, स्त्री में ये होता है कि भाई आपने जो इलेक्ट्रिसिटी दी और स्त्री ने उसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो भाई स्त्री एक मैटर है और इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, इनके मिलाप से क्या हुआ, गर्म हो गई स्त्री और आपने आयरन करना शुरू कर दी। इसी हिसाब से आप ले लें, जिसे कहते हैं ना, एक उसको ले लें, क्या नाम है अपना, गाड़ी को ले लें, कार को ले लें। कार में आपने फ्यूल डाला, ठीक है, फ्यूल में होती है केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी ने क्या किया, कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल एनर्जी में और गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। तो गाड़ी का इंजन मैटर था और हमारे पास जो फ्यूल में जो एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी, वो एनर्जी थी। तो जब वो गाड़ी के साथ इंजन के साथ इंटरेक्ट हुई तो उसके नतीजे में गाड़ी चलना शुरू हो गई। तो इन सब इनके मिलाप को, इन फिनोमेनास को, इन प्रिंसिपल्स को, इन गवर्निंग चीज़ों को हम किस में पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। तो समझ में आई हुई फिजिक्स की डेफिनेशन। फिजिक्स की डेफिनेशन ये है कि हम मैटर को पढ़ेंगे, एनर्जी को पढ़ेंगे और इनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन हो रहा होगा तो उसको पढ़ेंगे। तो कितना आसान सी चीज़ है। ठीक है, तो आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, यहाँ पर मेरे वीडियो का अख्तिताम होता है। ठीक है, और मैं आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ द लक विश करता हूँ आपके पढ़ने में, और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।